सोचो आप अपने फोन पे टिंडर या हिंज स्क्रॉल कर रहे हो, स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट और स्क्रीन पर कुछ प्रोफाइल्स दिख रही हैं। अब इमेजिन करो कुछ प्रोफाइल्स पर रेड साइन या कोई डेंजर का इंडिकेटर हो, जैसे एक नेटवर्क जिसमें कुछ प्रोफाइल्स लाल हैं कुछ सफ़ेद, मतलब कुछ लोग डेंजरस भी हो सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या डेटिंग ऐप्स आपको ये सब बताते हैं? बिल्कुल नहीं। एक रीसेंट मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से टिंडर, हिंज और दूसरे कई डेटिंग ऐप्स के पीछे जो कंपनी है मैच ग्रुप, वो लोगों को वार्न ही नहीं करती कि कौन सेफ है और कौन नहीं। और शॉकिंग बात यह है, मैच ग्रुप के पास 2016 से डेटा है कि कौन कौन से यूजर्स ने ड्रग दिए, सेक्सुअल असॉल्ट या रेप जैसे क्राइम्स किए। 2019 में उन्होंने एक सेंट्रल डेटाबेस भी बना लिया जिसका नाम है सेंटिनल। इसमें हर रिपोर्टेड रेप या असॉल्ट का रिकॉर्ड रखा जाता है। पर सबसे बड़ा सवाल, आपको ये सब बताया गया? नहीं, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन छुपा के रखी। मतलब डेटिंग ऐप्स पर आपका आना एक सेफ स्पेस नहीं, बल्कि कुछ शेडी लोगों के लिए एक फ्री पास बन सकता है। स्वाइप करते वक्त कोई ये सोचता भी नहीं है कि जिस इंसान के साथ आप कॉफ़ी डेट प्लान कर रहे हो उसके नाम शायद किसी डेटाबेस में हो जो असॉल्ट के लिए बना था, और ऐप ने आपको बताया भी नहीं। कहानी, एक रात का हॉरर। डेनवर की एक यंग लड़की ने हिंज पर एक कार्डियोलॉजिस्ट से बात शुरू करी। आदमी चार्मिंग था, हरी आंखें, थोड़े बड़े बाल, डॉक्टर होने का दावा। फर्स्ट डेट उन्होंने एक स्पोर्ट्स बार, हाईलैंड टैप एंड बर्गर में रखी। सब नॉर्मल लग रहा था। फिर डॉक्टर ने उससे कहा, चलो मेरे घर चलते हैं। लड़की थोड़ी एक्साइटेड थी। वो उसके अपार्टमेंट गई। वॉशरूम से निकलते ही उस आदमी ने एक टकीला ड्रिंक दी। उसके बाद जो हुआ वो किसी भी डेटिंग ऐप यूजर का वर्स्ट नाइटमेयर है। लड़की धीरे धीरे बेहोश होने लगी, सब यादें धुंधली हो गई। उसने लड़ाई की, निकलने की कोशिश करी। फाइनली वो किसी तरह बाहर निकल के उबर बुलाई। पूरी रात फ्लोर पर पड़ी रही, उल्टी की और अगले दिन जाकर हिंज पर उस आदमी की कंप्लेंट की। सुनकर लग सकता है शायद ये अनलकी इंसिडेंट था, पर यही तो सबसे बड़ा झूठ था, क्योंकि मैच ग्रुप, हिंज की पेरेंट कंपनी, को पहले से पता था उस आदमी पर 2 अलग अलग महिलाओं ने रेप की रिपोर्ट की थी। यानी कंपनी के पास पहले से डॉक्यूमेंटेड प्रूफ था कि स्टीफन मैथ्यूज नाम का ये आदमी खतरनाक प्रीडेटर है। फिर भी न किसी ने यूजर को अलर्ट किया, न अकाउंट बैन हुआ और न ही कोई वार्निंग। इस केस की सबसे डरावनी बात है, पहली शिकायत स्टीफन के खिलाफ सितंबर 2020 में हुई थी। दूसरी महिला ने भी शिकायत करी पर पुलिस तक नहीं गई और मैच ग्रुप ने कुछ नहीं किया। फिर 25 जनवरी 2023 की रात जब करंट विक्टिम ने रिपोर्ट किया, मैच ग्रुप के पास पहले से 2 शिकायतें थी। फिर भी स्टीफन मैथ्यूज टिंडर और हिंज पर एक्टिव रहा, नए लोगों से मिलता रहा, नए शिकार ढूंढता रहा। इसका मतलब सिंपल है, डेटिंग ऐप्स के ग्लैमरस इंटरफेस के पीछे एक डार्क ट्रुथ छुपा हुआ है, जहां विक्टिम्स को अकेला छोड़ दिया जाता है और प्रेडेटर्स सेफ हैं। मैच ग्रुप कौन है और क्या है, ये सोचने वाली बात है। मैच ग्रुप आखिर है कौन? ये एक बहुत बड़ी डेटिंग कंपनी है जिसकी झोली में हिंज, टिंडर, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली डेटिंग ऐप्स हैं, ओके क्यूपिड, प्लेंटी ऑफ फिश और ढेर सारी दूसरी ऐप्स आती हैं। मैच ग्रुप एक $8.5 बिलियन का कॉन्ग्लोमरेट है। दुनिया के आधे से ज़्यादा ऑनलाइन डेटिंग मार्केट पर इनका कब्जा है। ये करीब 190 देशों में ऑपरेट करते हैं। मतलब जब आप किसी ऐप पर स्वाइप कर रहे होते हैं तो कई बार मैच ग्रुप की आपके पीछे से मैच मेकिंग चल रही होती है। अब सुनिए इनका मिशन स्टेटमेंट, टू स्पार्क मीनिंगफुल कनेक्शंस फॉर एवरी सिंगल पर्सन वर्ल्ड वाइड। यानी हर इंसान को प्यार और दोस्ती से जोड़ना। कितना अच्छा लगता है ये सुनना। लेकिन अब आयरनी देखिए, जहां एक तरफ ये कंपनी दुनिया को कनेक्शन का सपना दिखाती है, वहीं दूसरी तरफ सेफ्टी के नाम पर चुप्पी साध लेती है। उनकी ऑफिशियल सेफ्टी पॉलिसी कहती है अगर किसी यूज़र पर सेक्सुअल असॉल्ट की रिपोर्ट आती है तो उस यूज़र के सारे अकाउंट, मतलब हिंज, टिंडर, ओके क्यूपिड, सब बंद कर दिए जाएंगे। सुनने में तो सॉलिड पॉलिसी लगती है, लेकिन असल ज़िंदगी में क्या होता है? क्या वाकई में ये सब अकाउंट्स बैन होते हैं या फिर ये सिस्टम सिर्फ पेपर पर अच्छा दिखता है? आगे हम यही देखेंगे। जब मैच ग्रुप ने अपनी सेफ्टी पॉलिसी अनाउंस की थी तब शुरू में सबको लगता था कि ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन असली ज़िंदगी में अक्सर पॉलिसी से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। और ये बात विक्टोरिया कोलोराडो वाले केस में पूरी तरह से सामने आई। स्टीफन मैथ्यूज, जब तक पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तब तक वो सब उसी की दुनिया में घूम रहे थे। वो 2020 से ही लीगल कंप्लेंट के लूप में था। फिर भी फरवरी 2021 के बाद तक हिंज पर बना रहा। ना कोई अकाउंट बंद हुआ, ना कोई रोक हुई।
कंपनी की पॉलिसी तो साफ कहती है अगर असॉल्ट की रिपोर्ट आती है तो उस यूजर के सारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दो, लेकिन यहाँ तो उसका पेज खुला ही रहा। कितनी अजीब बात है। एक अटर्नी ने इस पर कहा, बहुत शॉकिंग है कि रेप की रिपोर्ट्स मिलने के बावजूद भी हिंज ने स्टीफन मैथ्यूज को प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया। मतलब सोचो, अदालत और पुलिस को हरकत में आते आते इतना टाइम लग गया कि 2 महीने के अंदर 15 और महिलाएं उसी आदमी की रिपोर्ट कर चुकी थी। और फिर आखिरकार 25 अक्टूबर 2024 को स्टीफन मैथ्यूज को 158 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा मिली, 35 अलग अलग सेक्सुअल असॉल्ट साबित होने के बाद। पर यह सब होने में कितना वक्त लग गया? पहली शिकायत से लेकर सजा तक 4 साल, 2020 से 2024 तक। एक डॉक्टर बनकर वो औरतों को नशा देकर हमला करता रहा और फिर एप्स बस देखते रहे। ये किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगता। अब बात करते हैं डेटा के राज और ट्रांसपेरेंसी के बारे में। मैच ग्रुप के पास हजारों ऐसे यूजर्स का डेटा है जिनके खिलाफ ऐसी घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, पर कंपनी ने वो डेटा कभी पब्लिक नहीं किया। 2020 में इन्होंने वादा किया था कि एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट निकालेंगे जिसमें बताया जाएगा कि कितने यूजर्स के खिलाफ कितनी असॉल्ट रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट रिलीज नहीं हुई। अब अगर कोई पूछे तो शायद मैच ग्रुप का जवाब होता, हमें तो बस वही बताना है जो कानून कहता है। क्या उनके इंटरनल डॉक्स में भी एक स्लाइड में लिखा था, डू वी ओनली पब्लिश वेयर वी आर रिक्वायर्ड बाय लॉ, डू वी पुश बैक ऑन हाउ मच वी आर रिक्वायर्ड टू रिवील, और डू वी ट्राई टू गो बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड। यानी जो जरूरी है बस वही बताओ, उससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात, उनके पास वो डेटा है जो यूजर्स की जान बचा सकता है, पर वो किसी को कुछ नहीं बताते, सबको अंधेरे में छोड़ देते हैं। एक रिपोर्ट में लिखा था, इट हैज द डेटा दैट कुड हेल्प यूजर्स अवॉइड डेंजरस सिचुएशंस, बट इट हैजंट शेयर्ड इट, लीविंग मिलियंस ऑफ पीपल इन द डार्क। मैथमेटिकली देखा जाए तो मैच ग्रुप को उनके रिस्क असेसमेंट सेंटर से डांट मिल सकती है, पर यूजर्स को कुछ भी नहीं मिला। नया कानून लेकिन अधूरा इलाज। 2024 में कोलोराडो स्टेट ने एक नया कानून पास किया जो मैथ्यू केस की वजह से लाया गया। अब डेटिंग एप्स को बताना पड़ेगा कि वो सेफ्टी स्टेप्स क्या ले रहे हैं, लेकिन इस कानून में भी एक कमी है, ये बस प्रॉमिसेस पर फोकस करता है। असल में कितने सेक्सुअल असॉल्ट के केस हुए ये पब्लिक नहीं करता, मतलब आधा काम हुआ है। यूएस में भी कांग्रेस का प्रेशर आया। 2020 में 11 सांसदों ने मैच ग्रुप से सेक्सुअल वायलेंस के डेटा मांगे। 2023 में फिर फॉलो अप किया गया, लेकिन कंपनी ने अब तक डेटा शेयर नहीं किया है। संघर्ष अभी जारी है क्योंकि अब पॉलिटिशियंस को भी धीरे धीरे असली तस्वीर समझ में आ रही है। अब बात करते हैं एम्प्लॉय वॉइसेस और सीईओ चेंज होने की। 21वीं सदी में लोग कंपनी को ग्रो करने के नाम पर सेफ्टी इग्नोर नहीं कर सकते, पर ये मैच ग्रुप ने करा है। रिपोर्ट्स में पता चला कि एक एम्प्लॉय तो खुद फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने लिखा, द ऑब्सेशन विद मेट्रिक्स एंड हैविंग टू स्टिक विद देम इज फ्रस्ट्रेटिंग एंड पोटेंशियली डेंजरस, पीपल्स लाइव्स आर एट रिस्क। यानी ये टीम सिर्फ नंबर्स पर फोकस करती है, मेंबरशिप बढ़ाओ, सब्सक्राइबर्स, प्रॉफिट्स, लेकिन सेफ्टी मैट्रिक्स पे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। एक और इंटरनल मेमो में कोई बोला, कितना पैसा लगाना है एक भी सेक्सुअल असॉल्ट रोकने के लिए। इंडिविजुअली सब लोग तैयार होंगे खुद पैसा देने को, लेकिन ग्रुप को सुनने को तैयार नहीं है। मतलब एक आदमी चाहता तो सब कुछ ठीक हो सकता था, पर कंपनी पॉलिसीज उस लेवल पर फिट नहीं थी। इस प्रेशर के बीच मैच ग्रुप ने 2021 में सेफ्टी में इन्वेस्ट करने का वादा किया। न्यू हायर्स, एनजीओ पार्टनरशिप्स, एआई फोटो वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड चेक्स वगैरह वगैरह। उन्होंने एक सेंट्रल सेफ्टी टीम भी बनाई जिसका वादा था सबसे सेफ एप्स देने का, और ट्रेसी ब्रीडन को हेड ऑफ सेफ्टी बनाया, जो पुरानी लिंक्डइन वारंट पे यूबर की सेफ्टी की कहानी से जानी जाती थी। 2020 में शाह डूबे, जो उस टाइम सीईओ थे, उन्होंने कहा, ट्रेसी के आने से हम रिअफर्म कर रहे हैं अपनी कमिटमेंट सिर्फ डेटिंग स्पेस में नहीं बल्कि पूरे टेक सेक्टर में सेफ्टी लीडर्स बनाने की। बहुत फिल्मी डायलॉग थे, लेदर जैकेट पहने ट्रेसी इजी एवेंजर्स सुपर हीरो स्टाइल में लग रहे थे, पूरी टीम बन गई थी, सब कुछ सेट था। कंपनी ने खुद बोला कि वो $100 मिलियन सेफ्टी में डालेंगे, पर इन सब अनाउंसमेंट्स के पीछे एक स्नैप, एक फॉर्मर सेफ्टी हेड
माइकल लॉरी, जिन्होंने ओके क्यूपिड जैसी साइट संभाली थी, ने सबको सेफ्टी थिएटर कह दिया। वो खुद हफ्ते में 80 घंटे काम करते, बैंड यूजर्स को चेक करते, अलग अकाउंट्स पकड़ते। उन्होंने कहा कि ऐसे ऑफेंडर्स पहले भी देखे हैं, एक भी रिपीट ऑफेंडर हो हमने बहुत हैंडल किए हैं। उनके फ़ोन नोट पे भी लिखा था रेप फ्लैग्स, इन्वेस्टिगेशन, मिसक्रेंट्स, मतलब डे नाइट में वो ही सिस्टम चलाते रहते। लेकिन एंड में कंपनी को बस ट्रॉफी चाहिए थी। हमारे एवेंजर्स जो मार्वल स्टाइल कॉस्ट्यूम में जूम मीटिंग में आए थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं सेफ्टी का। जब एक एम्प्लॉय कहता है लाइफ एट रिस्क है, तो ऐसी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स का क्या फ़ायदा। अब बात करते हैं स्वाइपिंग इन द डार्क, टेस्टिंग द सिस्टम के बारे में। तो मार्कअप कंपनीज, जिनकी ये रिपोर्ट है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने खुद कुछ प्रोफाइल्स बनाई इन ऐप्स पे। उन प्रोफाइल्स को बनाने के बाद रिपोर्ट किया कि इस आदमी ने सेक्सुअल असॉल्ट किया है। प्रोफाइल बैन हो गई। पर जब उन्होंने कुछ ट्वीक्स करके वापस से ये प्रोफाइल्स इन्हीं ऐप्स पे बनाई, जैसे नाम बदल दिया, फ़ोटो थोड़ी सी अलग लगा दी, डेट ऑफ बर्थ अलग कर दी, दूसरे गूगल अकाउंट से बनाया, तो ये प्रोफाइल्स दोबारा बन गई। मतलब वही ऑफेंडर दोबारा से इन ऐप्स पर आ सकता है, कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स के साथ। अब मार्कअप के एक्सपेरिमेंट्स के हाइलाइट्स क्या हैं? टिंडर कंसिस्टेंटली बैंड रिपोर्टेड यूजर्स विद इन 2 days, ये अच्छी बात है। पर बैंड अकाउंट्स को दूसरे मैच, ग्रुप ऐप या फिर सेम ऐप में वापस लाने में प्राइवेसी और लूपहोल्स थे। हिंज एंड ओके क्यूपिड प्रिवेंटेड अस फ्रॉम क्रिएटिंग अकाउंट्स विद द सेम एग्जैक्ट इन्फो, बट प्लेंटी ऑफ फिश अलाउड इट इनिशियली। लोग ऑनलाइन ऐसे हैक शेयर करते रहते हैं और मार्कअप ने कंफर्म किया कि कुछ कॉमन ट्रिक्स चल रहे हैं जो सिंपल चेंजेस से बैंड फ्लैग्स को बाईपास कर देती है। तो मतलब अगर कोई सचमुच जाना चाहे तो थोड़ा टाइम में वापस आ सकता है इन ऐप्स पे, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। अब बात करते हैं इंडिया की डेटिंग ऐप्स इन इंडिया। स्वाइप से पहले सोच लो, आजकल डेटिंग ऐप्स पे स्वाइप करना आसान है, बट इंडिया में डेटिंग सिर्फ रोमांस नहीं, एक फुल ऑन चैलेंज है। सेफ्टी, सोशल प्रेशर और कभी कभी तो अपने घर वालों से छुप छुप कर प्यार करना पड़ता है। ऐप्स क्या कर रहे हैं इन सेफ्टी के लिए? देखो, कुछ इंडियन ऐप्स समझ रहे हैं कि सेफ्टी स्पेशली फॉर विमेन नॉन नेगोशिएबल है। ट्रूली मैडली जैसे ऐप्स का कहना है कि हर प्रोफाइल मैन्युअली वेरीफाई होती है। एक चौकीदार सिस्टम है जो अकाउंट्स अप्रूव होने से पहले चेक करता है। प्लस ये ऐप स्क्रीनशॉट लेने तक की परमिशन नहीं देता, तो किसी लड़की की फ़ोटो चुरा कर मिसयूज़ करना मुश्किल है। फिर आता है आइल, जहां प्रोफाइल बनाने के लिए फ़ोन नंबर और फ़ोटो वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। और सबसे कूल फीचर, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट सिर्फ लड़कियां कर सकती है, मतलब रैंडम हाय बेबी मैसेजेस से छुटकारा। शादी का सीरियस मूड है तो भारत मैट्रिमोनी जैसे पॉपुलर ऑप्शंस हैं, या यूजर्स डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी फ़ोटो कौन देखे, नंबर किसे दिखे। और विमेन के लिए एक सिक्योर कनेक्ट फीचर भी है, जहां कॉल तो होती है बट नंबर हिडन रहता है। स्मार्ट मूव। बट क्या सिर्फ ऐप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नॉट रियली। इंडिया में लॉ भी है बट इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा हाफ हार्टेड सा है। अगर किसी ने ऐप के थ्रू कुछ गलत किया, हरासमेंट, ब्लैकमेल या वर्स, तो आईपीसी सेक्शन 376 रेप, 354 सेक्सुअल हरासमेंट एंड पॉक्सो इफ माइनर्स इन्वॉल्व अप्लाई होते हैं। अगर किसी ने न्यूड्स या ऑब्सीन कंटेंट बिना कंसेंट के अपलोड किया तो आईटी सेक्शन 67A लग सकता है। और प्लेटफॉर्म्स को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अंडर आईटी सेक्शन 79 की कंप्लेंट आए तो तुरंत एक्शन लो, वरना प्रोटेक्शन चली जाएगी। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है? कंप्लेंट करो, पुलिस स्टेशन जाओ, एक्सप्लेन करो कि डेटिंग ऐप पे मिले थे एंड गेट रेडी फॉर जजमेंटल लुक्स। सैड बट ट्रू। सोसाइटी का क्या सीन है इस पर? ये तो सबसे बड़े लेवल का बॉस फाइट है। बहुत सी लड़कियां आज भी अपने डेटिंग लाइफ को सीक्रेटली मैनेज करती हैं, क्योंकि घर वालों को पता चला तो फ़ोन छिन जाएगा, मॉरल पुलिसिंग, ताने सब शुरू हो जाते हैं। 2022 की एनसीआरबी के रिपोर्ट के हिसाब से साइबर क्राइम्स अगेंस्ट विमेन बढ़ गए हैं, 11% तक इंक्रीज हुआ है। 2251 केसेस जहां बिना कंसेंट के ऑब्सिन कंटेंट डाला गया। इमेजिन द फियर। इसी वजह से कई विमेन ऐप्स यूज़ तो करती हैं पर डेट पे जाने से डरती हैं। और जो लड़के लड़कियां ऐप्स यूज़ करते हैं वो भी ऑफन बिना किसी को बताए करते हैं। मतलब अगर कुछ गलत हो जाए तो रिपोर्टिंग और भी टफ हो जाती है।
सेफ रहना है तो स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो दोस्तों बात सिंपल है, ऑनलाइन डेटिंग एक्साइटिंग ज़रूर हो सकती है बट थोड़ी रिस्की भी हो सकती है, चाहे ऐप कितना भी बड़ा क्लेम करे। एंड ऑफ द डे सेफ्टी का आधा काम तो यूज़र का ही होता है। किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हो तो पहली बात पब्लिक जगह चूज़ करो और अपने किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर को बता दो कि वहाँ जा रहे हो। कुछ भी शेडी लगे, वियर्ड बिहेवियर, अनकंफर्टेबल वाइब तो तुरंत रिपोर्ट करो ऐप पर या ज़रूरत पड़े तो पुलिस को। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, इंडियन डेटिंग ऐप्स कुछ अच्छे सेफ्टी फीचर्स ऑफर करते हैं जैसे प्रोफाइल वेरिफिकेशन, स्क्रीनशॉट ब्लॉक्स, कॉल प्राइवेसी वगैरह वगैरह। बट ऐप्स जितना भी ट्राई करें, रियल कंट्रोल तो हमारे हाथ में है। सेंसिटिव इन्फो मत डालो प्रोफाइल में जैसे होम एड्रेस, सैलरी या डेली रूटीन। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखो और सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो इग्नोर मत करो, रिपोर्ट करो। दैट्स द बेस्ट डिफेंस। ये डेटिंग का ज़माना है पर थोड़ा स्मार्ट रहोगे तो लव स्टोरी सेफ रहेगी और स्पेशल भी। धन्यवाद। मेरा नाम है ममता, आप देख रहे हैं खबर गांव। कैमरे के पीछे है सर्वेश।